हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग हमारी जो प्रीवियस क्लास हैं उसके अंदर हम लोगों ने रिलेशंस पढ़ा। रिलेशंस का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शंस। देखिएगा, ये मैंने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है, मैं इसे एक बार रीड करता हूँ, आप ध्यान से सुने इसे। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, यानी हमारे पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। देन अ रिलेशन और मैपिंग which is defined from the set A to B is called a function if every element of A is related to any element of B। देखिए, हर फंक्शन जो है वो एक रिलेशन होता है, बट हर रिलेशन एक फंक्शन हो ये जरूरी नहीं है। यानी सेट ए से बी में डिफाइन कोई भी रिलेशन या मैपिंग या कोरेस्पोंडेंसी फंक्शन है वो दो बातों पे डिपेंड करेगी। नंबर वन, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी, यानी सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, रिलेट करना चाहिए। सेकंड बात यह है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए का हर एलिमेंट बी के केवल और केवल एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, यानी एक ही एलिमेंट से उसका रिलेशन होना चाहिए। तो इन दोनों बातों का मतलब ये निकला कि सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेशन हो। दूसरी बात, सेट ए के एक एलिमेंट का सेट बी के केवल और केवल एक ही एलिमेंट से रिलेशन हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे सेट ए का एक एलिमेंट है उसका दो एलिमेंट्स जो सेट बी के हैं उनसे रिलेशन हो। हाँ, ये पॉसिबल है कि सेट ए के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का बी के एक ही एलिमेंट से रिलेशन हो। ठीक है, तो अगर ये दोनों बातें हमारी फुलफिल होती हैं तो हम बोलेंगे कि जो रिलेशन है ए से बी में डिफाइन, दैट इज द फंक्शन एफ। तो इन दोनों बातों को अगर हम शॉर्ट में बोलना चाहें तो हम क्या कहेंगे? वी कैन से एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी, यानी ए के हर एलिमेंट का बी में यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक का मतलब अपने आप में एक, अपने आप में केवल एक। अच्छा देखिएगा, ये हमारे पास एक सेट है ए और ये हमारे पास दूसरा सेट है बी। देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ए से बी में एक रिलेशन डिफाइन है जिसे हम एफ कह रहे हैं। एफ इज फंक्शन ए बी सी 1 2 3। ए का रिलेशन सपोज 1 से है, बी का रिलेशन 2 से है और सी का रिलेशन 3 से है। तो आप देख रहे हैं कि ए के हर एलिमेंट का बी के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेशन है। ए के एक एलिमेंट का बी के केवल एक ही एलिमेंट से रिलेशन है। इट मींस ए का रिलेशन अगर 1 से है तो अब किसी और से नहीं है, बी का रिलेशन अगर 2 से है तो अब किसी और से नहीं है, सी का रिलेशन अगर 3 से है तो अब किसी और से नहीं है। यानी हमारी दोनों शर्तें यहां पर फुलफिल हो रही हैं। इसका मतलब ये जो मैपिंग है, दिस इज अ फंक्शन। इज दैट क्लियर? अब देखिए आगे मैं कुछ और डायग्राम बना रहा हूं जिससे आपको समझने में आपको हेल्प मिलेगी कि कौन से मैपिंग फंक्शन है और कौन से नहीं है। अब देखिए, यहां पर एक सेट ए है, यहां पर एक सेट बी है। ए बी सी 1 2 3। अब ये जरूरी नहीं है कि ए का रिलेशन 1 से हो, किसी से भी हो सकता है। सपोज ए का रिलेशन 2 से है, बी का 1 से है, सी का 3 से है। अब यहां पर एक खाली एलिमेंट है 4। क्या
अभी भी ये रिलेशन फंक्शन है? यस, दिस इज ऑल्सो फंक्शन बिकॉज ए के हर एलिमेंट का बी में रिलेशन है। दूसरी बात, ए के एक एलिमेंट का बी के केवल और केवल एक ही एलिमेंट से रिलेशन है। अब यहां 4 खाली रह गया तो उससे क्या फर्क पड़ा? हम बात सेट ए की कर रहे हैं, हम इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम सेट ए के लिए हर बार बोल रहे हैं एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए। तो आप देख लें सेट ए के हर एलिमेंट का बी के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेशन है और सेट ए के हर एलिमेंट का बी के केवल और केवल एक ही एलिमेंट से रिलेशन है। दिस इज ऑल्सो फंक्शन, दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन। नेक्स्ट, ये हमारे पास एक सेट ए है, ये हमारे पास एक सेट बी है, ए बी सी डी 1 2 3। ए का रिलेशन 1 से है, बी का रिलेशन भी 1 से है, सी का रिलेशन 2 से है और डी का रिलेशन 3 से है। तो अब एक बात बताएं आप मुझे, दिस मैपिंग इज अ फंक्शन और नॉट? ऑफ कोर्स दिस इज अ फंक्शन बिकॉज हमारी दोनों शर्तें वापस पढ़ें आप। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी। ए का 1 से है, बी का 1 से है, सी का 2 से है, डी का 3 से रिलेशन है। अच्छा, दूसरी चीज, ए का रिलेशन 1 से है, किसी और से तो नहीं है। बी का रिलेशन 1 से है, देखो किसी और से तो नहीं है। सी का रिलेशन 2 से है, किसी और से तो नहीं है। डी का रिलेशन 3 से है, किसी और से तो नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो फंक्शन। सेकेंड शर्त भी हमारी पूरी हो रही है। यस, दिस इज द फंक्शन। वो बात अलग है कि दो एलिमेंट का सेम इमेज है, दो एलिमेंट का जो रिलेशन है वो सेम एलिमेंट से है बी के, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी फर्स्ट और सेकंड दोनों शर्तें यहां पर फुलफिल हो रही हैं। अब आगे देखिए, नेक्स्ट मैं और डायग्राम बनाता हूं। This is the set A, this is the set B. A, B, C 1 2 3 and D। A का रिलेशन 3 से है, B का 1 से है, C का 2 से है, D का रिलेशन किसी से भी नहीं है। तो हमारी पहली शर्त जो थी वो फुलफिल नहीं हो रही है। एवरी एलिमेंट ऑफ A is related to any element of B, so this is not a function। क्रॉस का मतलब आप समझना, not a function। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास वापस से एक सेट A है, ये दूसरा सेट B है, A B C 1 2 3। A का रिलेशन 1 से है, बी का रिलेशन 1 से है, बी का रिलेशन 3 से भी है, सी का रिलेशन 4 से भी है। आप समझ गए होंगे, नॉट अ फंक्शन, बिकॉज जो बी एलिमेंट है उसका दो एलिमेंट से रिलेशन हो गया, 1 से भी हो गया और 3 से भी हो गया। तो हमारी जो सेकंड शर्त थी वो फुलफिल नहीं हो रही है, वो रॉन्ग हो गई। यहां पर सेकंड शर्त में हमने क्या कहा, ए के एक एलिमेंट का बी के केवल एक ही एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन क्या है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ए हमारा सेट ऑफ सन्स है और बी हमारा सेट ऑफ फादर है। तो एक सिंपल सी बात है यहां पर, वो सिंपल सी बात ये है कि अगर बेटा है तो बाप जरूर होगा उसका, अगर सन है तो उसका फादर यहां जरूर होना चाहिए, बिना फादर का सन यहां हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज, एक बेटा है तो एक ही फादर होगा, दो बेटे हैं उनका सेम फादर हो सकता है, लेकिन एक बेटे के दो फादर नहीं हो सकते हैं, नॉट अ फंक्शन। तो सिंपल सी चीज है कि सेट ए के हर एलिमेंट के लिए बी में कोई ना कोई इमेज होना चाहिए, सेट ए के एक एलिमेंट के लिए बी में एक ही इमेज होना चाहिए, सेट ए के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है, यानी कि 2 3 4 कितने ही पुत्र हों उनका फादर सेम हो सकता है, बट
दो फादर किसी एक सन के नहीं हो सकते हैं, वो नॉट अ फंक्शन। तो ओवरऑल अगर हम अब फंक्शन को ऐसे समझें कि भाई फंक्शन जो है, हम लोग डेली अपने घर में बातें करते हैं कि यार ये रिमोट का बटन दबाया और चैनल चेंज नहीं हुआ, तो हम बोलते हैं यार इस रिमोट का फंक्शन खराब हो गया, ठीक है, या मोबाइल का फंक्शन खराब हो गया। यानी अगर आपने रिमोट का बटन दबाया और चैनल बदल गया तो आप कहेंगे ये फंक्शन हो गया। इट मीन्स फंक्शन जो है वो एक्शन का रिएक्शन है, इनपुट का आउटपुट है। अगर आप बटन दबा रहे हैं रिमोट का और चैनल चेंज नहीं हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे, यार इस रिमोट का तो फंक्शन ही खराब हो गया, या इस मोबाइल के तो फंक्शन ही खराब हो गए। तो आप समझ गए व्हाट इज द फंक्शन। एक्चुअली देखा जाए तो जो फंक्शन है वो दो क्वांटिटीज का रिलेशन है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा कि लेट x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, देन f फ्रॉम a टू b, y इज इक्वल टू fx इज कॉल्ड फॉर्मूला ऑफ द फंक्शन। यानी ये जो f है ना हमारा, ये जो f है हमारा, ये एक मशीन है ना, ये फंक्शन को डिनोट कर रहा है। इस मशीन में हम x डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y। अब वो मिलेगा कैसे, एक x की वैल्यू पर y की एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि x की एक वैल्यू पर हमें y 2 मिल रहा है तो फंक्शन नहीं माना जाएगा वो। दूसरी चीज, x की दो वैल्यूज पर हो सकता है y सेम मिल जाए, लेकिन x की एक वैल्यू पर दो y हमें नहीं मिलेंगे। तो x और y दो क्वांटिटीज हैं यहां पर। x यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि x रखने पर ही आपको y मिलेगा, यानी रिमोट का बटन दबाने पे ही चैनल चेंज होगा। तो रिमोट का बटन दबाना x है और चैनल चेंज होना y है। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। सो x इज इंडिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट। इट मींस वी कैन से रिलेशन इज बिटवीन x एंड y इज अ फंक्शन। ठीक है, अगर x रखने पर हर x के लिए y मिलता है, एक x के लिए एक ही y मिलता है, दो x के लिए सेम y मिल सकता है, एक x पर दो y नहीं मिल सकते, तो ऐसा रिलेशन x और y का एक फंक्शन है। इज दैट क्लियर। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिएगा, आप सबने 10th क्लास के अंदर लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ बनाए थे। तो आप जानते हैं वो लीनियर इक्वेशंस क्या थे, वो अपने आप में एक फंक्शंस थे। आपने देखा होगा कि y इक्वल टू एक्स प्लस 2 और आपसे कहा कि भाई इसका ग्राफ बनाओ। तो एक्चुअली ये जो y है ना, यही fx है। fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब मान लीजिए मैंने x की जगह 1 रखा, तो 1 रखने पर मुझे क्या मिला, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3. So we can say value of this function fx at x equal to 1 is 3. यानी कि x equal to 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू 3 है। फंक्शन की वैल्यू कौन है, y है। इज दैट क्लियर। यानी x equal to 2 अगर हम रखें तो 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। तो वैल्यू ऑफ अ फंक्शन समझे आप, यानी x की किसी वैल्यू पर जो y हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। इज दैट क्लियर। अब आगे देखिए, हमने फंक्शन के बारे में तो समझ लिया कि फंक्शन क्या होता है। अब हम फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इसके बारे में देखेंगे कि फंक्शन का डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो नंबर 1, डोमेन ऑफ अ फंक्शन, डोमेन ऑफ अ फंक्शन।
देखिएगा, एक तो बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर हमें कोई ये कहे कि इफ f फ्रॉम a टू b इज अ फंक्शन, if f from a to b is a function, then the set A is domain of f. ठीक, लेकिन ये कब हम बता सकते हैं? जब हमें ये गिवन होगा कि f इस सेट से इस सेट में डिफाइन है। तो जो पहले वाला सेट है वो हमारा डोमेन होता है। आपने देखा होगा मैं बार बार क्या लिख रहा था, x बिलोंग्स टू a, यानी y इक्वल टू fx। ये जो फंक्शन है इसमें हम x की जगह a के एलिमेंट रखते हैं और हमें किसके एलिमेंट मिलते हैं? b के एलिमेंट्स हमें मिलते हैं। बट अगर हमें केवल fx दे रखा है, सपोज करो हमें fx इक्वल टू दे रखा है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, ठीक है, हमें यह नहीं मालूम कि हमारा फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है, और केवल इस फंक्शन fx से हमसे ये कहा जाए कि भाई इसका डोमेन निकालो आप, कि इस फंक्शन का डोमेन निकालो आप। तो भाई मुझे तो ये सोचना है x की जगह मैं क्या क्या रख सकता हूं, x की जगह मैं जो जो रख सकता हूं वो हमारा डोमेन है। तो x की जगह तो मैं सारे रियल नंबर रख सकता हूं, 1b, 2b, -1b, 0b, 4b, 5b, 1/2b। तभी मेरे दिमाग में एक नंबर आया कि मैं जरा x इक्वल टू 3 रख के देखूं, एट x इक्वल टू 3 में देखता हूं फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। जैसे ही मैंने यहां 3 रखा तो आपने देखा कि यहां मिला मुझे 3 - 2 और यहां मिला मुझे 3 - 3। यू नो दिस इज 1/0 और वी नो वेरी वेल 1/0 इज इन्फिनिटी। जीरो का किसी भी नंबर में अगर आप डिवाइड देंगे तो हमें क्या मिलेगा? इन्फिनिटी। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जब मैंने आपको सेट थ्योरी पढ़ाया था, कि इन्फिनिटी इज नॉट एनी नंबर। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है। इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी एक प्रोसेस है जो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, जिसका कोई एंड नहीं है। तो 3 पर मुझे इस फंक्शन की वैल्यू नहीं मिल रही है, तो क्या 3 फंक्शन हुआ? भाई इनपुट का आउटपुट तो मुझे मिला ही नहीं ना। आउटपुट का मतलब फाइनाइट नंबर, यानी मैं 3 रखूं तो मुझे फाइनाइट नंबर मिलना चाहिए। x की जगह में कोई भी रियल नंबर रखूं तो मुझे फाइनाइट नंबर मिलना चाहिए। अगर मुझे 3 पे फाइनाइट नंबर नहीं मिल रहा, इंफिनिटी मिल रहा है, इसका मतलब 3 पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है। तो इसका मतलब क्या निकला कि 3 हमारा डोमेन नहीं है। अगर मैंने 3 को डोमेन लिया तो 3 से एरो जाएगा ही नहीं दूसरे वाले सेट की तरफ, तो इसका मतलब फंक्शन ही नहीं बनेगा। तो इसलिए मुझे 3 को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 3 पे मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज r-3। मैं बोलूंगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, -3 का मतलब 3 को छोड़कर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। तो इसका मतलब ये निकला कि इस फंक्शन का जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर हैं 3 को छोड़कर, क्योंकि 3 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब अब डोमेन की जो डेफिनेशन है वो हम क्या दे सकते हैं कि भाई फंक्शन 2 तरह के मानते हैं। चलो हम, एक तो हुए रियल वैल्यूड फंक्शन, है ना, और दूसरे ऐसे फंक्शन हो सकते हैं जिनकी वैल्यू इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स आ रही है। इमेजिनरी नंबर भी मैंने आपको बताया था जब सेट्स मैंने पढ़ाए थे आपको। तो अब जो रियल वैल्यूड फंक्शन है उनके जो डोमेन की डेफिनेशन है वो अब हम कैसे देंगे? देखिएगा, हम लिखेंगे डोमेन इज द सेट, domain of a function is the set of all those real numbers on which function
is defined, on which function is defined, यानी domain of a function is the set of all those real numbers on which function is defined, यानी वो सारे रियल नंबर्स जिन पर हमारा फंक्शन डिफाइन है उसे हम क्या बोलते हैं, डोमेन। अब ये जो डिफाइंड है इसको भी हम एक बार अच्छे से समझेंगे कि डिफाइंड फंक्शन कहां कहां पर है और कहां कहां पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं हम डिफाइंड फंक्शन एंड नॉट डिफाइंड फंक्शन। डिफाइंड फंक्शन, defined function, a function fx is called defined function, is called defined function at any point or real number x equal to a, at any point x equal to a, if value of function at x equals to a is a finite number, is a finite number। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, सपोज x अपॉन x माइनस 3 है, वैसा ही एक एग्जांपल लिया मैंने और मैंने आपसे कहा x की जगह 1 पुट करें, आपने 1 पुट किया, आपको मिला -1/2। तो ये कैसा नंबर है, फाइनाइट नंबर है। हम कहेंगे हेंस f इज डिफाइंड at x equals to 1 because of value of function is finite at x equals to 1। तो ये हुआ हमारा डिफाइंड फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन को हम डिफाइंड कहते हैं जब किसी फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर यानी x की किसी वैल्यू पर y, fx का मतलब y, फाइनाइट नंबर आता है तो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड कहलाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नॉट डिफाइंड फंक्शन, नॉट डिफाइंड फंक्शन। तो देखिए आ फंक्शन fx इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड फंक्शन at any point x equal to a if value of function at x equal to a is infinite or indeterminate or imaginary for real valued functions, ठीक। यानी हमारा जो फंक्शन है वो रियल वैल्यूड है, यानी y की वैल्यू रियल आनी चाहिए। तो अगर इमेजिनरी आता है तो हम नॉट डिफाइन बोलेंगे, इनडिटर्मिनेट आता है तो हम नॉट डिफाइन बोलेंगे, इनफाइनाइट आता है तो हम नॉट डिफाइन बोलेंगे। अब मैं आपको 3 एग्जांपल्स दे रहा हूं इसके। fx इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस 3। मैंने 3 पर आपसे कहा चेक करें, आपने यहां 3 रखा, 3 अपॉन 0 इज इंफिनिटी, तो आप इसे क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड, आप बोलेंगे नॉट डिफाइंड। फिर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 एट x इक्वल टू 3। मैंने यहाँ 3 रखा, 3 रखने पे मुझे देखो 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3 विच इज 0 अपॉन 0। इसे हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं हम इसे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो भी हम यहां लिखेंगे नॉट डिफाइंड, तो ये भी नॉट डिफाइंड हो गया। फिर एक थर्ड केस देखिएगा, fx इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 3।
मैंने आपसे कहा 1 पर चेक करें आप, तो आपने यहां 1 रखा, अंडर रूट 1 माइनस 3, दिस इज रूट माइनस 2, डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपको याद होगा रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर माइनस का है तो इमेजिनरी नंबर माना जाता है वो, यानी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इमेजिनरी होता है। ये भी हमने पहले सेट थ्योरी के चैप्टर में डिस्कस किया था, और आगे हमारा एक पूरा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी इतना याद रखो कि रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो वो इमेजिनरी है। तो हम यहां भी क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। तो आप देख रहे हैं कि नॉट डिफाइंड की 3 सिचुएशंस हो रही हैं। एक सिचुएशन में इंफिनिटी आ रहा है, एक सिचुएशन में इनडिटर्मिनेट आ रहा है, एक सिचुएशन में इमेजिनरी आ रहा है। तो इंफिनिटी और इमेजिनरी तो आप समझ गए, बट अभी आप इंडिटर्मिनेट फॉर्म से इंट्रोड्यूस नहीं है। ये भी अभी हम थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि आगे हमें फंक्शंस के डोमेन निकालने हैं, तो हमें इंडिटर्मिनेट फॉर्म को भी समझना पड़ेगा। तो देखिए, आपने डिफाइंड फंक्शन समझ लिया क्या होता है, आपने नॉट डिफाइंड फंक्शन समझ लिया क्या होता है, नॉट डिफाइंड की ये तीनों सिचुएशंस भी देख लिया आपने। अब हम थोड़ा सा इंडिटर्मिनेट फॉर्म को एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज द इंडिटर्मिनेट फॉर्म? ओके, indeterminate फॉर्म। देखिए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब होता है विच कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी जिसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, और विच इज मीनिंगलेस, which is meaningless। अब कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम डिटरमाइन नहीं कर सकते? These are total 7 forms, like 0 upon 0, infinity upon infinity, infinity minus infinity, 0 to the power 0, 1 to the power infinity, infinity to the power 0, and 0 into infinity। 1 2 3 4 5 6 7, these 7 forms are called indeterminate forms। तो अगर हम बात करें what is 0 upon 0, तो आप कहोगे सर 0 1 जा 0, 0 2 जा 0। इसका मतलब तो ये हुआ कि 0 upon 0 equal to 0 upon 0, it means 1 is equal to 2, which is meaningless। 1 और 2 इक्वल नहीं हो सकते हैं, यानी हम बोलें कि 0 upon 0 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, which is meaningless। We can't say 1 is equals to 2। So 0 upon 0 is indeterminate form because we can't determine, which is meaningless। सपोज करो मैंने आपसे पूछा कि भाई 1 स्टूडेंट 1 टॉफी, इन विच रेशियो यू हैव टू डिवाइड? यू विल से 1 by 1। देयर आर 2 स्टूडेंट्स एंड 2 टॉफीज, इन विच रेशियो यू हैव टू डिवाइड? यू विल से 2 by 2। देयर आर 100 स्टूडेंट्स एंड 100 टॉफीज, इन विच रेशियो यू हैव टू डिवाइड? यू विल से 100 upon 100। If there are 1000 students, 1000 toffees, in which ratio you have to divide? You will say 1000 by 1000। But now I am saying this, there is no student, there is no toffee, in which ratio you have to divide? तो आप कहोगे सर आपका क्वेश्चन तो मूर्खतापूर्ण है, मीनिंगलेस है, एक भी स्टूडेंट नहीं है, एक भी टॉफी नहीं है, और आप पूछ रहे हो किस रेशियो में डिवाइड करोगे? तो हमारा आंसर जो मीनिंगलेस आंसर है वो क्या होगा? देयर इज नो स्टूडेंट and no toffee, in which ratio divide? 0 by 0। so this is meaningless। is that clear? तो देखिएगा, तो ये हमारा इंडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। अब देखिए, ये जो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म्स हैं ये हमारे आगे चल करके एक चैप्टर है
लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। जब हम लिमिट्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब इन इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स को हम अच्छे से ब्रॉड वे में समझेंगे, ठीक है, डीप में जाएंगे। बट अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि दीज 7 फॉर्म्स आर इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स। अगर x की जगह हम कुछ x की जगह कुछ वैल्यू रख के y निकालते हैं और इनमें से कुछ भी अगर आता है तो हम कहेंगे कि उस पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मेनली अभी 0/0 टाइप के इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स आएंगे डोमेन निकालते टाइम, बट आप याद रखें ये टोटल 7 फॉर्म्स इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स हैं। इज दैट क्लियर? तो अब हम वापस हमारे टॉपिक पर आ रहे हैं। हम पढ़ रहे थे डोमेन ऑफ द फंक्शन। अच्छा, अब देखिएगा डोमेन जो है वो y = fx फंक्शन में x की वैल्यूज है। x की कौन सी वैल्यूज है? जिन पर फंक्शन डिफाइन है। जिन पर x की जिन वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन है वो हमारा डोमेन है, ठीक है। तो डोमेन निकालते टाइम हम क्या ध्यान में रखेंगे कि x की जो वैल्यूज हम रख रहे हैं उन पर इंफिनिटी, इनडिटरमिनेट और इमेजिनरी नहीं आना चाहिए। अगर ये 3 चीजें आ रही हैं तो वो x हमारा डोमेन नहीं है, उसे हमें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और x की वो वैल्यूज जिन पर हमारा फंक्शन डिफाइन है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है, वो सारी x की वैल्यूज क्या होंगी? डोमेन होंगी, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। कोडोमेन ऑफ f, ये बहुत सिंपल है, जैसे रिलेशन में था वैसे ही फंक्शन में है। इफ f फ्रॉम a to b is a function, then set b is called codomain of f. Set b is called codomain of f, ठीक है। तो f को हम क्या बोलेंगे? b को हम क्या बोलेंगे? फंक्शन f का कोडोमेन, अगर फंक्शन a से b में डिफाइन है तो। अब हम बात करते हैं रेंज ऑफ f। देखिएगा यहां पे ये तो a सेट है, ये b सेट है, ठीक है। सपोज करो यहां लिखा है 1 2 3 4 और यहां लिखा है 1 4 9 16 25, ठीक। अब हमारे पास एक फंक्शन है f फ्रॉम a to b, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये बात पक्की हो गई कि जो x है हमारा वो सेट a है और जो y है हमारा वो सेट b के एलिमेंट है। अच्छा, ये जो fx है ना, इसी को y कहते हैं हम। fx का मतलब y। तो हमें x की जगह 1 2 3 4 रखना है क्योंकि हमारा डोमेन है, और जो मिलेगा वो सेट b में से मिलेगा, उसे हम y कहते हैं। तो मैंने यहां 1 रखा तो 1 रखने पे 1 आया, मतलब जो आप यहां रख रहे हो वो यहां रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आया। फिर आपने यहां 2 रखा तो यहां 2 का स्क्वायर 4 आया। फिर आपने यहां 3 रखा तो 3 का स्क्वायर 9 आया। फिर आपने यहां 4 रखा, 4 का स्क्वायर 16 आया। हमारे डोमेन में ओनली 4 एलिमेंट्स हैं, चारों हमने रख दिए, और जो हमें वैल्यूज मिली उन वैल्यूज को हम रेंज कहते हैं। यानी हम अब मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 9 है, 4 का इमेज 16 है। तो इमेज ऑफ 1 इज 1, इमेज ऑफ 2 इज 4, इमेज ऑफ 3 इज 9, इमेज ऑफ 4 इज 16। अब रिवर्स वे में हम क्या बोलेंगे? इस 1 का प्री इमेज 1 है, इस 4 का प्री इमेज 2 है, इस 9 का प्री इमेज 3 है, 16 का प्री इमेज 4 है।
तो सेट ऑफ प्री इमेजेस तो डोमेन हो गया, तो रेंज क्या हुआ? सेट ऑफ इमेजेस। तो बहुत छोटी सी डेफिनेशन याद रखेंगे हम, सेट ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड रेंज। सेट ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड रेंज। तो आप देखिए यहां डोमेन हुआ हमारा 1 2 3 4 और रेंज क्या हुआ हमारा? सेट ऑफ इमेजेस। अब 25 किसी का भी इमेज नहीं है तो 25 रेंज नहीं होगा, तो 1 4 9 16 एंड कोडोमेन इज, कोडोमेन पूरा का पूरा सेट बी होगा 1 4 9 16 एंड 25। इज दैट क्लियर? तो देखिए आज हमने फंक्शन पढ़ा, फंक्शन का डोमेन, रेंज, कोडोमेन पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनमें हम डोमेन निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, कुछ फंक्शंस के हम ग्राफ निकालेंगे, उनका हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज हम क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।